प्रोफेसर बी.एल. जैन, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को क्या महत्व है? हम देखेंगे कि शिक्षक को महत्व है। नंबर 1, बालक की अवस्थाओं का ज्ञान। बालक की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उनका यदि शिक्षक को ज्ञान है कि कौन सी अवस्था में बालक को क्या ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे कि जन्म से 5 वर्ष तक बालक की शैशवावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष तक बालावस्था होती है और 12 से 18 या 19 वर्ष तक किशोरावस्था होती है और 18-19 वर्ष के बाद में प्रौढ़ अवस्था होती है 35 वर्ष तक। इस प्रकार से बालक की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से एक शिक्षक को प्राप्त होता है, क्योंकि अलग-अलग अवस्थाओं के अनुसार बालक की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं। जिस प्रकार की अवस्था होती है उसी प्रकार से बालक की योग्यताएं, क्षमताएं, दक्षताएं बढ़ती चली जाती हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही विभिन्न आयामों का ज्ञान भी हमें शिक्षक को मिलता है। जैसे कि हम देखेंगे आयामों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, सामाजिक। प्रत्येक अवस्था के ये आयाम होते हैं। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक। इसी प्रकार से बालावस्था के भी वही होंगे आयाम, उसका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक, चारित्रिक। इसी प्रकार से किशोर अवस्था के शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, संवेगात्मक आयाम, सामाजिक आयाम, नैतिक आयाम और चारित्रिक आयाम। अब इन आयामों में हम देखेंगे कि बाल अवस्था में शारीरिक विकास बच्चे घुटनों के बल चलता है शैशवावस्था में, और बाल अवस्था में आकर के जो है वो खड़ा होकर के चलता है और किशोर अवस्था में एकदम अकड़ करके चलता है। तो इस प्रकार से ये शारीरिक के जो है उसके विकास के आयामों में एक परिवर्तन आया और उसकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बालक के व्यवहार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि बालक किस अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करता है। वो शैशवावस्था में कैसा व्यवहार करता है, वो बाल अवस्था में वो बालक कैसा व्यवहार करता है और किशोर अवस्था में किस प्रकार का व्यवहार करता है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं में अलग-अलग व्यवहार का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की जानकारी मिलती है। फिर बालक अलग-अलग वातावरण में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो परिवार में कैसा व्यवहार करता है, वो स्कूल में कैसा व्यवहार कर रहा है, वो अपने मामा के घर पर किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से उसके व्यवहार का ज्ञान भी शिक्षक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण में, क्योंकि मनोविज्ञान ने विभिन्न अवस्थाओं में जो है बालक को बाँटा है और उन अवस्थाओं के अनुसार ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से बालक जो है सीखने में सक्षम होगा। शिक्षक को उन अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। जैसे शैशवावस्था के बालक को किस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण करे, बालावस्था के जो है बालक है उसको अलग प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। किशोर अवस्था है तो उसके पाठ्यक्रम का अलग निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार से उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। मनोविज्ञान ने ही ये बताया है कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि मान लीजिए हमारा उद्देश्य शारीरिक विकास करना है, तो शारीरिक विकास करने के लिए हमें खेलकूद विधि का प्रयोग करना चाहिए। पहले ये होता था कि मौखिक विधि से ही हम सारी चीज़ों को सिखाते थे, लेकिन अब ये कहा है कि जो नवीन विधियाँ उनका भी प्रयोग करना चाहिए। समस्या समाधान विधि है, किंडरगार्टन विधि है, मॉन्टेसोरी विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है। तो इन विभिन्न विधियों का प्रयोग करके जो है बालक का उस विषय को समझाना चाहिए। बालक उसमें रुचि लेगा। जितना बालक रुचि लेता है इसका मतलब हमारा मनोविज्ञान जो है बहुत अच्छी तरीके से हमें जानकारी है, उसका बच्चों को जो है ठीक प्रकार से हम ज्ञान संप्रेषित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनुशासन पर बल दिया। एक शिक्षक को मनोविज्ञान बताता है कि बच्चों में कैसा अनुशासन करना चाहिए। जैसे प्राचीन समय में हम देखते हैं कि अनुशासन के लिए अध्यापक मुर्गा बनाता था, मेंढक चाल चलवाता था, कान पकड़वाता था
और इधर से दंड बैठक लगवाता था। इस प्रकार के अनुशासन की प्रक्रिया अपनाता। मनोविज्ञान ने ये सारी चीज़ों को बंद किया और उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की जो धारणा है कि डंडा बंद हुआ तो बच्चा जो है खराब हो जाएगा, जबकि मनोविज्ञान ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम बच्चे को प्रेम के साथ, स्नेह के साथ उसे जो है सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान ने अनुशासन पर बल दिया कि बच्चे को एक प्रेम के माध्यम से अनुशासन पर लाया जा सकता है। मनोविज्ञान ने मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग करने पर बल दिया। प्राचीन समय में मूल्यांकन मौखिक विधि से ही किया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे जाकर के देखा कि मौखिक विधि के साथ में लिखित विधि भी आने लगी, प्रयोगात्मक विधि का भी प्रयोग होने लगा। मूल्यांकन के उसके बाद में जाकर के खुली पुस्तक का जो है परीक्षाओं का प्रचलन आने लगा। इसके बाद में धीरे-धीरे जाकर के हम देखेंगे कि मूल्यांकन का पूरा पैटर्न मनोविज्ञान ने बदल दिया और मूल्यांकन का पैटर्न मनोविज्ञान ने हम देखेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम से कर दिया, क्रेडिट सिस्टम से कर दिया। तो ये मनोविज्ञान की देन है कि उन्होंने मूल्यांकन को इस प्रकार से परिवर्तन किया और एक शिक्षक को बताया कि हमें समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए ऑनलाइन परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किए जाने की जो है मनोविज्ञान ने बताया कि हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं से जो है इस प्रकार की जो आपदा कोविड-19 जैसी आई है, उसमें इन चीज़ों का समाधान हो सकता है। ये मनोविज्ञान जो है इस प्रकार की इन चीज़ों को बताता है कि हमें मूल्यांकन के पैटर्नों को भी जो है समय-समय पर बदलना चाहिए। विद्यालय का वातावरण यदि अच्छा होगा, मनोविज्ञान कहता है, तो बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा। यदि विद्यालय का वातावरण गंदा है, तो बच्चे पर गलत जो है विकास होगा। इसलिए हमें विद्यालय का वातावरण जितना अच्छा होगा, उतना ही बच्चा सीखेगा। तो मनोविज्ञान शिक्षक को ये संकेत देता है कि आप अपने विद्यालय का वातावरण अच्छा रखिए, ताकि बच्चे का विकास अधिक से अधिक हो सकेगा। समस्या समाधान, बच्चे के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हम कर सकते हैं। जैसे मनोविज्ञान की केस स्टडी है, तो केस स्टडी के माध्यम से हम बच्चे के पूरा जो है उसका सारा अध्ययन करके और हम उसे बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये विकृति इसलिए आई है। तो इस प्रकार की मनोविज्ञान की विधियां हैं, तो शिक्षक को ये बताते हैं कि आप इनका उपयोग करके जो है बच्चे की समस्याओं का समाधान कीजिए। समय सारणी बनाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कठिन विषय हैं उन्हें प्रातः काल वाले पीरियड में रखना चाहिए और उसके बाद में कुछ पीरियडों के बाद में जाकर के जो है खेल का पीरियड रखना चाहिए। तो और सरल विषय हैं उनको पीछे रखना चाहिए। यदि सरल विषय पहले रख दिए और कठिन विषय बाद में रख दिए तो बच्चा क्या है सीख नहीं सकेगा। तो मनोविज्ञान ने इस बात को शिक्षक को बताया कि आप समय सारणी बनाते समय इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। समायोजन, मनोविज्ञान ने शिक्षक को बताया कि वो बच्चों के साथ किस प्रकार से समायोजित हो, ताकि बच्चों में इस प्रकार का ये लगे कि ये हमारा जो टीचर है हमारे विकास करना चाहता है। तो शिक्षक को बताया है कि जो है वो बच्चों की समायोजन की जो क्षमता है उसे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के वातावरण से आते हैं और वो यदि उस वातावरण में समायोजित नहीं होंगे तो वो पढ़ाई छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों को समायोजित करने के लिए एक टीचर अलग-अलग जो है प्रक्रिया को अपनाए, ताकि बच्चे उस वातावरण के साथ समायोजित हो, ऐसा लगे कि घर जैसा माहौल है हमारे लिए। और घर जैसा माहौल होगा तो क्या है, बच्चे अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मनोविज्ञान ने कहा कि बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करना, बीच-बीच में बालक को प्रेरित करना चाहिए। कभी कहानी सुनानी चाहिए, कभी कविता सुनानी चाहिए। तो अलग-अलग प्रकार से उसे प्रेरित करे। बालक को ऐसा लगे कि जो है मुझे क्लास में रहना ही है, मुझे अधिकतर पढ़ना है। तो शिक्षक को यह बताया कि वो बच्चे को अभिप्रेरित करता रहे बीच-बीच के अंदर जो है। इसी प्रकार से व्यक्तित्व विकास, बालक का आंतरिक और बाह्य दोनों का व्यक्तित्व का विकास करे। मनोविज्ञान कहता है कि किस प्रकार से उठना, बैठना, चलना, उसमें उसके व्यक्तित्व में ये सारी चीजें आए और इसी प्रकार से उसके बाह्य के साथ में उसका आंतरिक गुणों का भी, जैसे ईमानदारी का है, सत्यता का है, इन गुणों का भी विकास हो। तो उसके व्यक्तित्व का विकास करे जो है। निर्देशन और परामर्श, बच्चों को समय समय पर उसे निर्देशित करे और उसे अलग-अलग ढंग से जो है उससे पूछताछ भी करे, उसे परामर्श दे, ताकि वो अपना विकास कर सके। क्योंकि बच्चे को जितना अच्छा हम निर्देशन देंगे और जिस प्रकार से उसका हम परामर्श देंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे, बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा। मनोविज्ञान ने ये शिक्षक को बताया
बताया कि आप इन बच्चे की जो चीजें हैं उनको आप समझिए और उसी के अनुसार आप विकास कीजिए, क्योंकि आज बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है। बाल केंद्रित में बालक की रुचियों को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी रुचि के अनुसार पढ़ करके चले गए और क्लास के अंदर जाकर के हमने पढ़ा दिया। आप बच्चे को देखिए कि उसकी रुचि किस चीज में है और उसकी जिस प्रकार की रुचि है उसी प्रकार से जो है आप क्लास के अंदर पढ़ाइए। देखिए कि बच्चा उस आपकी क्लास के अंदर रुचि लेगा, तो इसलिए बच्चे की रुचि का उसकी योग्यता कितनी है, मान लीजिए उसके अंदर योग्यता 10 किलो वजन उठाने की है और हम यदि उसे 20 किलो वजन उठाएंगे या हम उसे 2 किलो वजन उठाएंगे तो इसका मतलब है उसकी योग्यता के अनुसार हम विकास नहीं कर रहे, उसकी क्षमता के अनुसार हम विकास नहीं कर रहे। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान इस बात को बताता है।
शिक्षा मनोविज्ञान का कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में उपयोग। कक्षा कक्ष में नवीन शिक्षण विधियों के पढ़ाने पर बल दिया। नवीन शिक्षण विधियों से तात्पर्य है कि किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियात्मक विधि, सहयोगात्मक विधि, दल शिक्षण विधि, इन नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हम प्राचीन समय की सिर्फ मौखिक विधि और प्रश्नोत्तर विधियों का ही प्रयोग करते हैं। कक्षा कक्ष को क्रियाशील बनाने के लिए अध्यापक नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीखने के नियमों का उपयोग करना चाहिए। सीखने के नियम में जैसे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम से तात्पर्य है कि बालक को सबसे पहले तैयार करें पढ़ने के लिए। यदि बालक तैयार ही नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? इसलिए सबसे पहले हम बालक को तैयार करें पढ़ने के लिए। इसलिए कोई भी पाठ योजना होती है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है या अभिप्रेरणात्मक चीज होती है ताकि बच्चा सबसे पहले तैयार हो। फिर उसके बाद में अभ्यास, जो कठिन चीजें उनका अभ्यास कराना चाहिए। विज्ञान और गणित विषय ये कठिन होती है, उनमें विशेष रूप से हमें अभ्यास के नियम का प्रयोग करना चाहिए। और प्रभाव का नियम है कि किस प्रकार का प्रभाव बालकों पर आपके पढ़ाने का पड़ता है। जिससे अध्यापक का प्रभाव अच्छा पड़ेगा उसकी क्लास में बालक जो है रुचि लेंगे, और जिस अध्यापक का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता क्लास में उसमें रुचि नहीं लेंगे, पहले से क्लास में चले जाएंगे कि ये टीचर तो डांटेगा हमें। तो प्रभाव का नियम जो है हमें इस बात को बताता है कि क्लास में यदि आप सकारात्मक का प्रयोग करेंगे अधिक से अधिक बच्चा सीखेगा, और नकारात्मक यदि पुनर्वलनों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्लास में कम से कम सीखेगा। इसलिए हमें सीखने के नियमों का उपयोग करना चाहिए। तत्परता, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियमों का जो है। शिक्षण सूत्रों से शिक्षण कराने पर बल देना चाहिए। शिक्षण सूत्रों से तात्पर्य है कि हमें पहले सरल चीज समझाएं, फिर कठिन चीज समझाएं। तो सरल से कठिन की ओर पहले ज्ञात हुई चीज को समझाएं, फिर उसके बाद में अज्ञात चीज को समझाएं। इसी प्रकार से पहले आगमन से समझाएं, उदाहरण से समझाएं, फिर उसके नियम निकालें। इसके बाद में हम देखेंगे कि संपूर्ण चीज को बताएं पहले, फिर उसके अंशों को बताएं। इसी प्रकार से पहले प्रत्यक्ष रूप में चीज को बताएं, फिर अप्रत्यक्ष चीज के विषय में जानकारी दें। स्थूल चीज को समझाएं, उसके बाद में उसकी सूक्ष्म चीज को समझाएं। गाय को बता रहे हैं तो गाय का एक बार स्थूल बताएं, फिर बताएं गाय के ये सींग होते हैं, ये जो है गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। तो हम स्थूल से जो है सूक्ष्म की ओर जाएं। विशिष्ट से सामान्य सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए जो है। अनुभव से हम वो तर्क की ओर ले जाना चाहिए जो है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि मनोविश्लेषण से तार्किक की ओर जाना चाहिए, और विश्लेषण से संश्लेषण। इस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का यदि क्लास के अंदर हम प्रयोग करेंगे तो बच्चा अधिक से अधिक सीखने में रुचि लेगा। शिक्षण सिद्धांतों से पढ़ाने पर बल दिया। जैसे शिक्षण सिद्धांतों में हम देखेंगे थॉर्नडाइक का नियम है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, तो उसको क्लास में उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी 3 नियम बताए थॉर्नडाइक के, तो इनका क्लास में उस सिद्धांत के जो 3 नियम है उनका उपयोग करें तो शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि सूझ का सिद्धांत है जो है गेस्टाल्टवादियों का, तो उन्होंने इस बात को बताया कि हम बच्चे में चिंतन शक्ति विकसित करें, सोचने की शक्ति विकसित करें। इसी प्रकार से हम देखेंगे पावलेव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि बच्चे में एक तरीके से हम उन वास्तविक चीजों को अवास्तविक चीजों के साथ भी जोड़ करके उन्हें सिखाने पर बल दिया जो है। इसी प्रकार से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पीएफ स्किनर का, जिन्होंने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन फ्रेम विधि दी और उन्होंने पढ़ाने का एक नया पैटर्न दिया। तो ये इन सिद्धांतों का हमें अपने शिक्षण में प्रयोग करने पर बल दिया जो है मनोविज्ञान ने। अनुशासन बनाने में बल दिया। उन्होंने कहा कि डंडे के बल को आप जो है कम कीजिए और आप प्रेम के साथ, स्नेह के साथ बच्चों को सिखाने पर विशेष रूप से जोर दीजिए। बच्चों को कहीं चीज कोई समझ में नहीं आ रही है तो उसे डांटिए, फटकारिए मत, उसे प्रेम से पहले समझिए बच्चे को कि कहाँ दिक्कत आ रही है, और प्रेम का, अनुशासन, स्नेह के साथ में, मधुरता, व्यवहार के साथ में उसे सिखाने पर बल दीजिए। मूल्यांकन में, कक्षा में जो है उपयोगी मूल्यांकन में हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर पूछ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं मूल्यांकन की जिसके अंदर बच्चे की क्षमताओं को हम विकास कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप में बिठा करके बच्चे का मूल्यांकन ले सकते हैं कि सभी बच्चे जो है जो पढ़ाया है उसके आप सभी मिलकर के जो है उसके पॉइंटों को और अतिरिक्त बातों को लिखिए। तो और फिर किस प्रकार से वो ग्रुप जो है अपने ये चीजों को प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार से हम मूल्यांकन में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो है एक शिक्षक के लिए भी महत्व है, एक पाठ्यक्रम में भी उसका महत्व है, और इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि कक्षा कक्ष में भी उसका विशेष महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान ने हमको
बहुत कुछ जो है एक तरीके से नवीन परिस्थितियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और मनोविज्ञान कहता है कि आप समय के अनुसार परिस्थितियों को देखिए, आप बालक के व्यवहार को देखिए और उसी के अनुसार आप जो है क्लास के अंदर पढ़ाने का प्रयास कीजिए। तब जाकर के हम बहुत अच्छा जो है शिक्षण कर पाएँगे। तो इस प्रकार से हमने ये शिक्षा मनोविज्ञान का आज किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सी भूमिका में उसकी उपयोगिता है, उसका अध्ययन किया है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही बारीकी से समझा होगा। इसी के साथ में जो है ये जो शिक्षक का एक महत्व पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधि और जिसकी हमने बात की थी कि जो है इसका कक्षा में कैसे जो है उपयोग किया जा सकता है और ये शिक्षक के महत्व वाली बातें सारी समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।